हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ सेल्स के बारे में। ये सेल्स जो हैं, सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, सबसे छोटी सेल्स कौन सी है, इस तरीके से मैंने लिखी हुई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ सेल्स का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले बात आती है लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच एग। तो गाइस, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग अपने आप में एक सिंगल सेल है और वो सबसे बड़ी सेल है अब तक की पाई जाने वाली, ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल वो है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है और इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर नाम आ रहा है ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर नाम आ रहा है, आप इसे देख लीजिए। सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अब आती है बात लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात करें कि इंसानों के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी है, इंसानों के अंदर सबसे बड़ी सेल जो है वो है आपकी ओवियम। क्या है? ओवियम। क्या है? ओवियम। ओवियम आपकी सबसे बड़ी सेल है ह्यूमंस की। और ओवियम क्या है? एक फीमेल सेक्स सेल है, मतलब फीमेल सेक्स गेमेट है। आपको पता है फीमेल सेक्स गेमेट कौन सी होती है? ओवियम होती है। और ओवियम का जो प्यूरल वर्ड है उसको बोल देते हैं हम कभी कभी ओवा। मतलब अगर मैंने लिख रखा है ओवा, ओवा का मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे ओवियम प्रेजेंट हैं। और अगर मैंने ओवियम लिख दिया तो सिंगल, मतलब एक ओवियम प्रेजेंट है, सिर्फ एक ओवियम। तो ओवा जो है वो एक प्यूरल फॉर्म है ओवम की। उसके बाद बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी सेल जो ह्यूमंस के अंदर है वो है आरबीसी और स्पर्म सेल, दोनों ही सबसे छोटी सेल है ह्यूमंस के अंदर। लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? देखिए, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के आधार पर बात करें कि किसकी वॉल्यूम सबसे कम है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका स्पर्म। अगर वॉल्यूम के बेसिस पर देखा जाए तो स्पर्म सबसे छोटी सेल है। स्पर्म सबसे छोटी सेल है। अगर बात आ जाए लेंथ की, भाई लेंथ के हिसाब से, तो सबसे छोटी सेल कौन सी? आरबीसी। सबसे छोटी सेल कौन सी? आरबीसी। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी सेल कौन सी है ह्यूमन में, आपको बताना है स्पर्म सबसे छोटी सेल है ह्यूमंस में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इन टर्म्स ऑफ लेंथ सबसे छोटी सेल कौन सी? आपको बताना है आरबीसी। देखिए, आरबीसी इतनी सी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आरबीसी तो इतनी सी है, स्पर्म आपका इतना बड़ा है अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो। अब वॉल्यूम इन दोनों में किसकी छोटी है? वॉल्यूम अगर आप देखो ना, ये स्पर्म है ना जो, इसकी वॉल्यूम बहुत कम है और इसकी आरबीसी की वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आप याद रखनी है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के आधार पर स्पर्म जो है वो सबसे छोटी है और लेंथ के आधार पर आपकी जो आरबीसी है वो सबसे छोटी सेल है। अब उसके बाद आती है बात, सबसे बड़ी सेल्स ह्यूमन में कौन सी है लंबाई के आधार पर? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो सेल है ह्यूमंस के अंदर वो होती है आपकी न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ी सेल है लंबाई के आधार पर। सबसे लंबी सेल कौन सी? न्यूरॉन। और इसकी लेंथ कितनी जाती है? इसकी लेंथ कई बार पहुंच जाती है 1.5 मीटर तक। कितनी? 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ जो है वो पहुंच जाती है न्यूरॉन की। और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल वर्ल्ड की कौन सी है? वो है आपकी न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन है आपकी। तो न्यूरॉन जो है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी सेल है, इंसानों के अंदर सबसे लंबी सेल है। और जो आपकी सबसे बड़ी सेल है साइज के आधार पर, साइज में वॉल्यूम के आधार पर देखते हैं लार्जेस्ट को, उसमें क्या आ जाता है आपका ऑस्ट्रिच का एग। और सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, आपको बताना है माइकोप्लाज्मा कुछ नहीं होता। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और एक खास बात, मजेदार बात क्या है माइकोप्लाज्मा के अंदर? जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपको पता हो तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है। मैक्सिमम बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इस वाले बैक्टीरिया के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है या नहीं। अच्छा, मैं बहुत देर से बैक्टीरिया कर रहा हूँ, तो ये बैक्टीरिया क्या है अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। या हो सके तो अगर ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हुआ हो तो हम इसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा आता है गाइस। तो इस चीज़ को हम क्या पता इस वीडियो में डिस्कस कर लें। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई तो हम अभी कर लेंगे, अगर लंबी हो गई, ज़्यादा लेंथ हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे, ये वो एग्जाम्पल्स थे जो आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एक बार देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल
इनके अंदर जो मेनली आएगा वो आएगा आपका बैक्टीरिया। यहाँ जो सेल आएंगे, जितनी भी सेल आएंगी वो सारे आएंगे आपके बैक्टीरियल सेल। कौन से सेल? बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि ये प्रोकैरियोटिक क्या है। देखिए गाइस, प्रोकैरियोटिक जो है ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस में कैरियोटिक। दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस में कैरियोटिक, प्रो प्लस में कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। प्रो का मतलब पुराना। अब ये मत कहना पबजी में जो प्रो प्लेयर होते हैं उसको बोलते हैं प्रो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रो मतलब पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। कैरियोटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए। बायोलॉजी में जब भी आपको कैरियो वर्ड लिखा है, क्या कैरियो, कार्यो वर्ड लिखा है, यूज कार्यो वर्ड आपको जब भी दिखे समझ जाना वो न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, जिसको हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो अब आप क्या समझे कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? पुराना न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके अंदर पुराना न्यूक्लियस हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पुराना न्यूक्लियस क्या है। देखिए, इस चीज़ को हम डायग्राम से समझेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देखना और हो सके तो साथ के साथ लर्न भी कर लेना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे इस तरह का। प्रॉपर सर्कल तो नहीं है पर काफ़ी हद तक ऐसा ही स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर लगा देंगे आप इसमें अंदर, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब इसके बीच में आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके का। ये क्या है? ये वास्तव में इसका न्यूक्लियोइड है। क्या है? न्यूक्लियोइड, जहाँ पर इसका डीएनए स्टोर है। क्या स्टोर है? डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है आपका सेल वॉल। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल वॉल। ठीक है, क्या होता है? सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास हमेशा सेल वॉल होगी, सिवाय एक को छोड़कर, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। बाकी सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होगी। और हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, इस बातों को आप अपने दिमाग में फिट कर लें। तो यहाँ पर क्या है, हमने सेल वॉल बनाई। सेल वॉल के बाद किसका नंबर आता है? सेल मेम्ब्रेन का नंबर आता है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का नंबर आता है। सेल मेम्ब्रेन का नंबर आता है। सेल मेम्ब्रेन का नंबर आता है। अच्छा, अभी मैं आपको इन सब के फंक्शन भी बताऊंगा कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर क्या है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई होगी कुछ इस तरीके से। ये स्पेशली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें देखी जाएंगी। अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हुई होगी और इसको बोल देते हैं मेसोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम, मेसोजोम या फिर मीजोजोम, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। मीजोजोम, MESOSOME, मीजोजोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेल के अंदर ही आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। कौन से? क्या देखने को मिलेगा? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स, ये मैंने ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, ये आपका है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये स्ट्रक्चर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो मैंने पढ़ा है अब मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसे ऐसा मत समझना किसी बुक से हम कॉपी करके आपको पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं, इन राइबोसोम्स की एक खास बात है। पहली बात ये क्या है, मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, ये क्या चीज़ है? राइबोसोम्स। क्या है? राइबो, RIBOSOME, राइबोसोम। यहाँ पर साइड में लिख लेना 70S। कौन से टाइप के हैं? 70S। राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो है वो पुराने टाइप के राइबोसोम है, इसलिए वो पुराने न्यूक्लियस वाले सेल में देखे जाएंगे, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल में देखे जाएंगे। राइबोसोम्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो है पुराने जमाने के हैं, तो 70S जो है, 70S काफ़ी पुराना है, तो 70S राइबोसोम जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में देखे जाएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल भी तो आपका पुराना है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई। तो राइबोसोम्स यहाँ पर मैंने बना दिए। अब यहाँ पर क्या बनता है इसका? RNA। क्या बनेगा इसके अंदर? RNA। साइटोप्लाज्म, देखिए ये जो अंदर भरा हुआ है ये सारा साइटोप्लाज्म ही है, ये आपको पता होगा कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जितने में ये सब कुछ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? RNA होगा। क्या होगा? RNA। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? RNA। क्या प्रेजेंट है? RNA। तो ये क्या हो गया आपका? RNA हो गया। ओके, आपका RNA भी हो गया। क्या क्या हो गया? राइबोसोम हो गया, मीसोसोम हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये बाहर का ये मोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है आपका? जो अंदर बिल्कुल बीच में है ये है आपका न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक है, अच्छा इसमें न्यूक्लियस नहीं देखा जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा?
क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियोइड मिलता है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि न्यूक्लियस नहीं देखा जाएगा, न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर न्यूक्लियोइड देखा जाएगा। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में फर्क है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और न्यूक्लियोइड बहुत ज़्यादा पुराना है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? पुरानी। हम पुरानी सेल को पढ़ रहे हैं तो इसलिए न्यूक्लियोइड को देखा जाएगा। और न्यूक्लियोइड की खासियत क्या होती है? इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हमारा न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैंने राइबोसोम लिख दिया, मीसोसोम लिख दिया, न्यूक्लियोइड लिख दी, सेल वॉल लिख दिया और आपका सेल मेम्ब्रेन लिख दिया। और कुछ रह रहा है क्या? ये आपका आरएनए लिख दिया। ठीक है, क्या है? आरएनए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें शायद और कुछ नहीं रह रहा। अब इसका फंक्शन सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का अगर मैं फंक्शन आपको कहूँ क्या होता है? प्रोटेक्शन का। किसका? प्रोटेक्शन का। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके सेल को क्या करेगी? इकट्ठा रखेगी और चीज़ों का आदान प्रदान करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सेल को क्या करेगी? इकट्ठा करेगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? होल्ड करेगी सेल को। होल्ड द साइटोप्लाज्म को होल्ड करेगी। जो इसके अंदर सब भरा हुआ है इसको सेल मेम्ब्रेन ने ही पकड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने ही होल्ड किया हुआ है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी शॉर्ट में चल रहा है सब, इसको बाद में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम ये क्या होती है? आपकी प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन यहाँ पर बनेगा, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। अब आता है एक आपका मीसोसोम। मीसोसोम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। मीसोसोम आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप इसको प्लीज़ नोट कर लें। मीसोसोम का क्या फंक्शन होता है? मीसोसोम जो है वो रेस्पिरेशन करती है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। क्या? रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों में हेल्प करती है। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बच रहा है? वो बचता है हमारा न्यूक्लियोइड। क्या बचता है? न्यूक्लियोइड। क्या बचता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या करता है? न्यूक्लियोइड जो है वो आपके सेल को जो है फंक्शन प्रोवाइड कराएगा। आपके सेल का जितना भी डेटा है सेल के अंदर वो स्टोर रखेगा। कौन? न्यूक्लियोइड। डेटा स्टोरिंग का काम करता है न्यूक्लियोइड। आई थिंक आपको समझ आ गया। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी तो भरा हुआ है पूरा, जो मैंने रेड से भर रखा है। अब इस साइटोप्लाज्म का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो एक ही बात कहना कि यहाँ पर वेरियस सेल ऑर्गेनेली मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म। इसको तो मैं मेंशन करना ही भूल गया था। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म में जो है वो सारी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? सेलुलर, CLULAR, सेलुलर रिएक्शंस। जितनी भी सारी सेलुलर रिएक्शंस हैं, मेनली जो सारी सेलुलर रिएक्शन है वो कहाँ पर होती हैं? आपकी साइटोप्लाज्म में होती हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? आपके सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? आपके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। एक खास बात और, जो आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, पहले आप इसको नोट कर लें गाइज, बिल्कुल इसे नोट कर लें। आई थिंक आपने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अब आप ऐसा करा करिए सबसे पहले तो गाइज आपको जो है वो मेरे साथ चीज़ें नोट करनी है, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार उसे नोट ज़रूर कर लें, आपको बहुत काम देंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइज, ये तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर के बेसिस पर। लेकिन एक चीज़ मैंने छोटी चीज़ मिस कर दी, यहाँ पर कई बार फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। यहाँ पर बैक्टीरिया में कई बार फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या? फ्लैजिला, FLAGELLA। फ्लैजिला क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। किसकी? बैक्टीरिया की। मूवमेंट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? मूवमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? आपका बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो है इनका नंबर जो है वेराई करता है, या तो ये होने को 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकते हैं। ठीक है गाइज, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें फ्लैजिला होता है।
अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं गाइज, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये बैक्टीरिया हैं कितने टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के आधार पर कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, किसके आधार पर, शेप के आधार पर। शेप के आधार पर आपके 4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, शेप के आधार पर, बेस्ड ऑन शेप। अगर मैं शेप के आधार पर बैक्टीरिया के बारे में बात करूँ, शेप के आधार पर मतलब वही शेप के हिसाब से कितने बैक्टीरिया होते हैं। तो गाइस शेप के बेस पर जो है वो बैक्टीरिया 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका बैसिलस। क्या आता है, बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस। दूसरे नंबर पर आता है आपका कोकस, COCCUS, कोकस। थर्ड नंबर पर आता है आपका स्प्रिलम, SPRILLUM। फोर्थ नंबर पर जो आपका बैक्टीरिया है वो आता है आपका विब्रियम, विब्रियम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन शेप 4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, कोकस, स्प्रिलम, विब्रियम। बैसिलस, कोकस, स्प्रिलम, विब्रम। बोलिए बैसिलस, कोकस, स्प्रिलम, विब्रम, ठीक है, स्प्रिलम, विब्रियम। बोलिए बैसिलस, कोकस, स्प्रिलम, विब्रियम, ठीक है। ये 4 तरीके के बैक्टीरिया आपके हैं। तो बैसिलस की शेप कैसी होगी, कोकस की शेप कैसी होगी, स्प्रिलम की शेप कैसी होगी और विब्रियम की शेप कैसी होगी, वाइब्रियम भी इसको बोल सकते हैं। तो बैसिलस की जो शेप है, जो बैसिलस की शेप है वो कैसी होगी, रॉड लाइक। कैसी होगी, रॉड लाइक। रॉड कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, आपको पता हो तो, बिल्कुल एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर, रॉड, ठीक है। जैसे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद कोकस, कोकस कैसे होंगे, स्फेरिकल। ये बैक्टीरिया की शेप बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हो सकते हैं। स्प्रिलम कैसे होंगे, स्पाइरल इन शेप, इस तरीके के, इस तरीके के, ठीक है। स्पाइरल इन शेप कैसे होता है, स्पाइरल शेप ऐसी होती है ना, तो कैसी शेप होगी, स्पाइरल, ठीक है। इनकी कैसी शेप है, स्पाइरल। और विब्रियम जो है वो कैसे है, कॉमा शेप। कैसे, कॉमा शेप। कॉमा शेप कैसी होती है, इस तरीके की शेप, इस तरीके की शेप, इस तरीके की शेप। स्पिरिलम कैसे होंगे, इस तरीके के। स्फेरिकल वाले कैसे होंगे, कोकस कैसे होंगे, इस तरीके के। बैसिलस कैसे होंगे, इस तरीके के, रॉड लाइक, ठीक है। बैसिलस कैसा होगा, रॉड लाइक। कोकस कैसा होगा आपका, कोकस कैसा होगा, स्फेरिकल। स्पिरिलम कैसे होगा, स्पाइरल। और विब्रियम कैसे होगा, कॉमा लाइक। ये 4 तरीके के आपके बैक्टीरिया हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हम आपको इन्हें अभी से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ें आसान लगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बैसिलस किस तरीके का बैक्टीरिया है, रॉड लाइक। कोकस किस तरीके का बैक्टीरिया है, स्फेरिकल। स्पिरिलम किस तरीके का बैक्टीरिया है, स्पाइरल। और आपका विब्रियम किस तरीके का बैक्टीरिया है, कॉमा टाइप, कॉमा शेप, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है, ये आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। और प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने आपको पूरा मीनिंग बताया है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो मतलब पुराना, कैरियोटिक मतलब नया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ये हो जाती है हमारी। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी तक तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है उसके बारे में हम इन दोनों में कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, हो सके तो सैनिटाइजर और मास्क दोनों का उपयोग करें। टेक केयर, बाय।